हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने क्या किया है, आपने टेस्ट 4 दिया है कैपिटल बजटिंग का, राइट। तो दोस्तों ये टेस्ट 4 जो हुआ था ये डिस्कस करने में यहाँ पर पहुंचो। आई एम वेरी श्योर कि मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर मेनली एमसीक्यू डिस्कशन, क्योंकि जो केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन था वो बहुत ही ट्रिकी लगा आपको। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं स्टेप वाइज उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि आपके आंसर्स कैसे मैच होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ टेस्ट सीरीज से। केस सिनेरियो 1, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक पैराग्राफ दिया है, कोई काम के नहीं होते ऐसे पैराग्राफ, ठीक है। सीधा सीधा मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली दो वेयर हाउस के ऑप्शन है अपने पास, एक वेयर हाउस है पटन एंड दूसरा है कटन। तो ये जो फर्स्ट वेयर हाउस है इसका इनिशियल कॉस्ट दे रखा है आपको 40 लाख, इसका यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। एनुअल नेट सेविंग बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। तो ये जो आपको अमाउंट्स दे रखे हैं ये एनुअल नेट सेविंग है, इसका मतलब सेविंग माइनस एक्सपेंसेस करके नेट सेविंग, इसमें से टैक्स लेस नहीं हुआ है। बट कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन लेस हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं हुआ है। एनुअल नेट सेविंग बिफोर टैक्स बोला है, सेविंग्स माइनस एक्सपेंसेस नेट सेविंग, और इसमें से टैक्स लेस नहीं हुआ है। आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलते तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता। बट कहीं पर भी डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, सिर्फ वेयरहाउस की वजह से नेट सेविंग कितना होगा बिफोर टैक्स वो दे रखा है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये आपके प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। और आगे बोला है ईयर 1 2 3 4 5, फर्दर द मिड लाइफ मेजर मेंटेनेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख इन ईयर 3। तो ये आपका आउटफ्लो रहेगा ईयर 3 का। तो आप इस सेविंग में से इसको माइनस कर सकते हो डायरेक्टली 5 लाख को थर्ड ईयर के इसमें, एंड नेट आपका पास यहां पर आ सकता है 5 लाख, करेक्ट। इसके बाद सैलवेज वैल्यू दे रखा है 5 लाख, बट शटडाउन एंड डिस्पोजल कॉस्ट अलग से दे रखा है 1 लाख इन द ईयर 5। आपका जो सैलवेज वैल्यू है वो अभी से आपको पता है कि 5 लाख मिलेगा, और आपको ये भी पता है अभी से कि 5th ईयर के एंड में आपको शटडाउन और डिस्पोजल कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। तो आपके जेब में 5 लाख नहीं आएगा, नेट स्क्रैप वैल्यू 4 लाख आएगा। तो ऑब्वियस की बात है एसएलएम मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेट स्क्रैप वैल्यू लेंगे 4 लाख का। तो मेरा डेप्रिसिएशन इस प्रोजेक्ट का रहेगा 40 लाख का इन्वेस्टमेंट माइनस नेट सैलवेज वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 5। कितना होगा दोस्तों, जरा कैलकुलेट कीजिए। 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, इट कम्स टू 7.2 lakhs डेप्रिसिएशन। ओके, आगे सेकंड वेयर हाउस है जिसका इनिशियल कॉस्ट आपको 60 lakhs दे रखा है, यूजफुल लाइफ उसका 8 इयर्स है, और उसका एनुअल नेट सेविंग वापस से बिफोर टैक्स कितना दे रखा है, ईयर 1 से 2, 3 से 6 और 7 से 8। इसका मतलब ये दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ सेम नहीं है, और ये वैल्यूज भी ऑब्वियसली क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दे रखा है आपको, राइट। इसके बाद आपको बोला है मेंटेनेंस कॉस्ट डिटेल्स, और मेंटेनेंस कॉस्ट के डिटेल्स में आपको 4th ईयर का मेंटेनेंस दिख रहा है 2 लाख रुपीज, एंड 7th ईयर का मेंटेनेंस दिख रहा है 3 लाख रुपीज। तो ये भी आपको आउटफ्लो लेना पड़ेगा। Further, the salvage value is expected to be 8 lakh rupees, but shutdown and disposal cost यहाँ पर भी है 1.5 लाख का इन ईयर 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 lakhs, जैसे यहाँ पर अपन ने किया था 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, वैसे यहाँ पर करेंगे 8 lakhs माइनस 1.5 लाख इज इक्वल टू 6.5 लाख नेट स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ का डेप्रिसिएशन क्या आएगा एसएलएम बेसिस पर, इट इज 60 लाख का इन्वेस्टमेंट माइनस नेट स्क्रैप वैल्यू 6.5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, यहां पर 8 इयर्स आएंगे। तो यहां का जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा आपका 6.6875 लाख, 6.6875 लाख। इसके बाद बोला है कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट, तो टैक्स का रेट दिया है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इग्नोर नहीं हो सकता। उसके बाद कंसिडर 10% एज अप्रोप्रिएट रेट फॉर डिस्काउंटिंग, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वो डिस्काउंटिंग हो गया कंपनी का डिस्काउंटिंग फैक्टर। एंड कंपनी फॉलो स्ट्रेट एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यू बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर यू आर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये आपको क्वेश्चन पूछा है, एनपीवी बटन का निकालना है, एनपीवी के बाद ईएसी निकालना है बटन का, फिर कटन का भी एनपीवी निकालना है, और कटन का भी ईएवी मतलब ईएसी निकालना है, ठीक है। तो चलिए एनपीवी ईएसी निकाल लेते हैं, और उसी के बाद इन्होंने पूछा है कि भाई ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, तो वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब अपना पहला वाला पार्ट सॉल्व हो। चलो एनपीवी निकाल लेते हैं दोनों क्वेश्चंस, दोनों प्रोजेक्ट के लिए। जब आप एनपीवी निकाल रहे हो तो यहाँ पर
कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन आंसर की बात करेंगे। यहाँ पर पहले बटन सॉल्व करते हैं। ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, depreciation, profit before tax, tax, profit after tax। टैक्स के बाद डायरेक्टली सीएफएटी भी निकाल सकते हैं आप लोग, और सीएफएटी के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेंगे कितने रेट से, 10% से, और डीसीएफ, राइट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। चलिए ईयर 0 लिख रहा हूं जानबूझ के क्योंकि मुझे एनपीवी यहीं पर निकालना है। 1 2 3 4 5 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, फर्स्ट ईयर का कितना दे रखा है, 12 लाख, बाद में 14, बाद में 10, बाद में 10, बाद में 12 14 10 10, ओके, एंड लास्ट में आएगा 30, ओके, एंड इसका इनिशियल आउटफ्लो है 40 लाख का। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो थर्ड ईयर है इसको 5 लाख बना देंगे हम लोग, 10 की जगह 5 लाख। क्यों, रुपीज इन लैक्स चल रहा है ये सब कुछ। ऐसा क्यों किया सर आपने, बिकॉज मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है 5 लाख का, तो वो डायरेक्टली लेस करके मैं नेट फिगर ले सकता हूँ, तो क्यों ना लू ना, सिंपल हो जाएगा। अब डिप्रिसिएशन अपन लेंगे हर जगह, अपने कैलकुलेट किया है ऊपर 7.2 लैक्स फर्स्ट ईयर से आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 12 माइनस 7.2, 4.8 का आ गया। इस पर 30% टैक्स, 1.44 का टैक्स आ गया। नेक्स्ट केस 14 माइनस 7.2, 6.8 आएगा, इंटू 0.3 करेंगे तो 2.04 आ जाएगा। 5 माइनस 7.2 नेगेटिव 2.2, इंटू 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 नेगेटिव, मतलब टैक्स शील्ड है। फिर 10 माइनस 7.2, 2.8 आ जाएगा ये, और उस पर 30% 0.84 आ गया। लास्ट में 13 माइनस 7.2, 5.8 आ गया, इंटू 0.3, 1.74 आ गया। अब फिफ्थ ईयर वापस लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि आपका नेट स्क्रैप वैल्यू आपको मिल रहा है। नेट स्क्रैप वैल्यू फिफ्थ ईयर में जो मिल रहा है वो कितना है, 4 लाख का है, करेक्ट। ये भी आपका इनफ्लो रहेगा, तो डायरेक्टली सीएफएटी कॉलम में आ जाएगा 4 लाख, राइट। और यहां पर भी सीएफएटी कॉलम में डायरेक्टली आ जाएगा 40 लैक्स, ये आपका आउटफ्लो आएगा। ये 40 लाख का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, राइट। अब सीएफएटीज निकाल लेते हैं। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेडी था, टैक्स रेडी था, सब कुछ। अब आपके एक बार टैक्स आ गया तो आपको रूल पता है, इनफ्लो लेना है और सिर्फ आउटफ्लो लेना है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे 12 लाख माइनस कर दोगे सीधा आपका टैक्स, तो ये आ जाएगा 10.56 लैक्स। सेकेंड केस में 14 लाख माइनस करोगे सीधा सीधा टैक्स 2.04 का, तो ये आ जाएगा 11.96। उसके बाद 5 लाख माइनस कर दोगे, आपको माइनस नहीं, यहां पर प्लस करना पड़ेगा 0.66। क्यों प्लस कर रहे सर आप, क्योंकि मेरा वो टैक्स नहीं है, टैक्स शील्ड है। उसके बाद 10 माइनस करोगे 0.84, तो आपका आंसर आएगा 9.16। फिर 13 माइनस करोगे आप यहां पर 1.74 और आपका आंसर आएगा 11.26 लैक्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 0.9091 is equal to 0.8264 is equal to 0.7513। 3 डेसिमल ले सकते हो, 2 डेसिमल ले सकते हो, 4 ले सकते हो। जनरली 3 लेते हैं हम लोग, यहां पर मैंने 4 ले लिया। 0.6830,
0.6209 की जगह 10 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 0.6210 मल्टीप्लाई कीजिए 0.9091 इंटू 10.56, जो भी आंसर आएगा मेमोरी प्लस दबाइए। 11.96 इंटू 0.8264, जो भी आंसर आएगा मेमोरी प्लस दबाइए ताकि हमारे राउंड ऑफ डिफरेंस ना आए। 5.66 इंटू 0.7513 मेमोरी प्लस 4.25। नेक्स्ट 9.16 इंटू 0.6830 मेमोरी प्लस 0.626 ले लो, ठीक है, मेमोरी प्लस कर ही रहे हो वैसे भी। 11.26 इंटू 0.621 मेमोरी प्लस 6.99। 4 लाख इंटू 0.621, यह आ जाएगा 2.484 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल करेंगे, 2.484 मेमोरी प्लस होने के बाद मेमोरी रिकॉल करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 40 लैक्स, तो आपका आंसर आएगा 0.531। 0.531 का आपके पास नेगेटिव एनपीवी आ गया। और इसी का अगर ईएसी निकाल लेंगे, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, तो और कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफ। तो इन सब का आपको टोटल लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए। 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 345 जीटी, ये आ जाएगा 3.791। तो अगर आप 0.531 को डिवाइड कर लोगे 3.791 से, तो आपका ईएसी आता है नेगेटिव 0.14। बस ये आपके फाइनल आंसर है बटन के। अब बटन का आपके पास अगर ये आंसर है तो आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा है, आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। भाई इससे मिलते जुलते ऑप्शन है क्या अपने पास। एनपीवी अपना आया 53,000, यस 53,000 अपना आंसर था। देखो यहाँ पर 53,100 है ना, और यहाँ पर मुझे एनपीवी दिख रहा है 53,000, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मेरा ईएसी जो है वो 14,000 का है, तो यहाँ पर अगर आप ईएसी देखोगे तो ये भी 14,000 का ईएसी है, इसका मतलब बी और बी ये आंसर करेक्ट है। अब जैसे आपने बटन का निकाला वैसे ही आपको कटन का भी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम, कितना इजी था, सिर्फ फर्क क्या था आपको समझना जरूरी है कि वो नेट सेविंग बिफोर टैक्स मतलब क्या है, राइट। यहां पर भी ईयर 0, और यहां पर एक्चुअली ये जो 40 लाख है ना, इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये पीबीडीटी नहीं है, डायरेक्टली कैश फ्लो में लिखना चाहिए, ओके। और यहाँ पर भी ये 4 लाख इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीबीडीटी नहीं है, ये डायरेक्टली स्क्रैप वैल्यू है। वैसे यहाँ पर 0 ईयर में सीएफएटी रहेगा 60 लाख का, तो 60 रुपीज इन लैक्स है वैसे भी, और ये 1 तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया है वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1-2-3-6 7-8, फिर 8th का टर्मिनल वैल्यू, 4th का मेंटेनेंस, 7th का मेंटेनेंस। आपको इस क्वेश्चन में मेंटेनेंस अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ईयर्स जो है वो एक साथ दे रखे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, 10 लाख, 15 लाख एंड 12 लैक्स। 8th ईयर का स्क्रैप वैल्यू, नेट स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा है, 6.5 लाख, तो वो भी लेना पड़ेगा आपको 6.5 लाख। और मेंटेनेंस आपको कितना दे रखा है भैया, मेंटेनेंस जो है आपको दे रखा है 2 लाख आउटफ्लो, और 7th ईयर में 3 लाख का आउटफ्लो। ओके चलो स्टार्ट। डेप्रिसिएशन कितना लेंगे, अपन ने कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन 6.6875 का, 6.6875 लाख का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन जो है हर जगह सेम आएगा, फाइन। अगेन एज वी डिस्कस्ड, ये स्क्रैप वैल्यू है, ये स्क्रैप वैल्यू डायरेक्टली इधर
दिखाया तो ज़्यादा बेटर है, कैश फ्लो कॉलम, ठीक है। मेंटेनेंस आपको दिखाना है, दिखा दो, क्योंकि उस पर टैक्स शीट आने वाला है। फाइन, चलिए, तो 10 माइनस कीजिए 6.6875, 3.3125, इस पर ले लीजिए 30%, इट कम्स टू 0.99375। और अब आप यहां पर सेकेंड ईयर पे बढ़िए, 15 माइनस 6.6875, 8.3125, टैक्स बराबर निकाला गया, एक बार चेक करना पड़ेगा। करेक्ट है फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर के लिए 12 लाख माइनस 6.6875 करेंगे तो 5.3125, तो 8.3125 का 30%, 2.49375, पूरा लिखिए दोस्तों, क्योंकि रुपीज इन लैक्स है। और यहां पर 5.3125 इंटू 0.3, 1.59375। इसके बाद निकाल लेते CFAT। CFAT के लिए डायरेक्टली 10 लाख में से माइनस करना होगा 0.99375, तो यहां पर आ जाएगा 9.00625। थोड़ा स्पेस का मैनेजमेंट बराबर कर लेते हैं, ओके। बोलिए नेक्स्ट केस में क्या होगा अभी, फैक्टर भी निकाल लेते हैं साथ साथ में। 1/1.1 इज इक्वल टू GT, तो ये आ गया 1.7356। 1/1.1 इज इक्वल टू 2 साल हो गया, इज इक्वल टू M+3 इज इक्वल टू M+4 इज इक्वल टू M+5 इज इक्वल टू M+6। तो इसका आंसर आता है 2.6197। अब 1/1.1 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू M+7 इज इक्वल टू M+8। इसका फैक्टर आता है 0.9797, राइट। 1/1.1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे चाहिए 1/1.1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.6830, 5, 6, 7। इसका फैक्टर है सेवेंथ ईयर का 0.5132, और लास्ट में 1/1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आंसर है 0.4665, राइट। तो ये फैक्टर्स भी निकालिए ताकि मेरा CFAT आते साथ ही मैं मेरा आंसर निकाल पाऊँ, इसलिए ये सब हुआ। फाइन, अब इसके बाद अपने PBDT में से डायरेक्टली माइनस करेंगे टैक्स, बिकॉज डेप्रिसिएशन PBT ये दोनों भी नॉन कैश आइटम होते हैं। तो माइनस कीजिए 15 लाख में से 2.48375, आपका आंसर आता है 12.50625, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर के साथ 2.6197, इसका आंसर आता है 32.7626। नेक्स्ट ईयर में 12 लाख में से माइनस कीजिए 1.59375,
आपका यहाँ पे कैश फ्लो आता है 10.40625 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.9797 के साथ, तो ये आंसर आता है 10.195। बाकी तो मेमोरी प्लस कर ही रहे हम लोग। 6.5 इंटू 0.4665, इसका आंसर आता है 3.03225। एंड नेक्स्ट में फर्स्ट ये बाकी 10 lakhs माइनस 0.99375, तो ये आंसर आता है 9.00625 बराबर है, इनटू करेंगे 1.7356, तो ये आंसर आता है 15.631। ठीक है, बाकी मेमोरी प्लस तो कर ही रहे। अब दोस्तों ये जो मेंटेनेंस है इस पे टैक्स शीट आएगा, राइट। तो 2 इंटू 0.3 करेंगे तो 0.6 का टैक्स शील्ड है, नेट ऑफ करेंगे तो 1.4 का आउटफ्लो है। 3 इंटू 0.3 करेंगे तो 0.9 का टैक्स शील्ड है, नेट ऑफ करेंगे तो 3 माइनस 0.9 2.1 का आउटफ्लो है, तो 1.4 का आउटफ्लो इंटू 0.683 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस क्यों किया सर? बिकॉज आउटफ्लो है, तो ये आता है 0.9562 का आउटफ्लो एंड 2.1 इंटू 0.5132 इज इक्वल टू मेमोरी माइनस, ये है 1.07772 आउटफ्लो, राइट दोस्तों। तो ये आपका ओवरऑल आंसर है। इसका अगर मैं एमआरसी करूं और -60 करूं तो मेरा आंसर आता है एमआरसी -60, तो मेरा आंसर आता है -0.4128, -0.4128। ये लगभग 40,000 41,000 का आंसर आ रहा है क्या अपने पास ऐसा आंसर? 41,000, यस है अपने पास 41,667। सर एग्जैक्ट क्यों नहीं मैच हो रहा है? बिकॉज पहली बात तो आप लैक्स में कर रहे हो, दूसरी बात आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो नंबर्स का, फैक्टर्स का। ऑब्वियसली एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, बस यस 41,000 यहां पर भी है, 41,000 यहां पर भी है, 280 है वहां पर 667, कोई बड़ी बात नहीं। एंड डायरेक्टली निकाल लेते हैं फिर एनपीवी के बाद, ये तो एनपीवी है, इसके बाद ईएसी निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका एनपीवी। ईएसी के लिए ऑब्वियसली इस एनपीवी को क्या करना पड़ेगा? 0.4128 को डिवाइडेड बाय पीवीएफ फैक्टर करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 GT 0.53349, तो 0.4128 डिवाइडेड बाय 5.3349, इसका आंसर आता है 0.0773। ये आपका ईएसी का आंसर है, इसका आंसर ये ईएसी का आंसर है, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। तो है क्या 7,000 का आंसर आपके पास? कहीं पर 7,800 है ना हमारे पास, 7,810। अपना कितना है? 7,700 है, तो ऑब्वियसली 200-400 रुपए का डिफरेंस है, इट्स बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये हमारे आंसर है दोस्तों। और फाइनली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी, बी, ए और ए है। आई थिंक टेस्ट में ना हम ऑप्शंस देते वक्त ये चारों ऑप्शंस गलत चले गए थे बिकॉज ऑफ सम टाइपोग्राफिकल एरर, बट डोंट वरी, हमने टेस्ट में उन सभी को बोनस मार्क्स दिए चौथे आंसर में जिनका तीसरा आंसर करेक्ट है, क्योंकि तीसरा आंसर अगर एनपीवी करेक्ट आएगा तो डिवाइडेड बाय फैक्टर करेंगे तो ईएसी भी करेक्ट आएगा। तो यस, जिनका ये एनपीवी करेक्ट है उनका ये आंसर भी करेक्ट दिया गया हमने हमारी तरफ से, बिकॉज ये ऑप्शंस हमारे गलत टाइप हो गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? वेयर हाउस डैश शुड बी सिलेक्टेड विथ लोअर ईएसी डिस्पाइट हैविंग अपफ्रंट हायर कॉस्ट। मतलब पहला तो बटन है, फिर कटन है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर एनपीवी इसका कम नेगेटिव दिख रहा है, कटन का, ये कटन है, इसका कम नेगेटिव दिख रहा है और बटन का ज्यादा दिख रहा है नेगेटिव, करेक्ट, राइट।
तो हम सिलेक्ट करेंगे कर्टन को, बट कर्टन का अपफ्रंट कॉस्ट मतलब इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, तो बस करेक्ट ऑप्शन वही सिलेक्ट करना है अपने को। वेयर हाउस कर्टन शुड बी चूजन विथ लोअर ईएसी डिस्पाइट हैविंग हायर अपफ्रंट कॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर ऑल्सो। तो यहां पर भी ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो आपके लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन डाला था मैंने, राइट। सितंबर के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था, 2 मार्क के लिए आया था, यहाँ पे 3 मार्क के लिए डाल दिया, बिकॉज हमको मार्क्स मैचअप करने थे 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो क्या बोला यहाँ पर बोला गया है, दिस कंपनी इज रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग मशीन, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹1 lakh नाउ, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ ₹20,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 years। अच्छा, हर साल 5 years तक। At the end of 5th year, it will have a salvage value of ₹10,000. Cost of capital is 14%। 14% से PVAF फैक्टर एंड PVF फैक्टर भी दे रखा है आपको, और आपको बोला है EAC निकालो इस मशीन का EAC निकालो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हम बोलेंगे ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14% DCF। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो डिटेल्स के हिसाब से डायरेक्टली आंसर आ सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, 0 ईयर में आउटफ्लो लेना पड़ेगा 1 लाख का, फैक्टर रहेगा 1, आउटफ्लो आएगा DCF कॉलम में 1 लाख। 1-5 years इट विल रिक्वायर मेंटेनेंस कितना, 20,000। डायरेक्टली 20,000 लेना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक्स रेट वगैरह कुछ नहीं दिया था, राइट। और इसको पीवीएफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा था 3.433। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3.433 इंटू 20,000, आपका आंसर आएगा 68,660 आउटफ्लो। एंड 5th ईयर में सैलवेज वैल्यू मिल रहा है 10,000 का, तो 5th ईयर का फैक्टर दे रखा था 0.519, तो इसका आंसर आएगा 5190। यस, और इसमें से आपको माइनस करना है 68,660 एंड माइनस करना है 1 लाख। आपका एनपीवी जो आएगा 63,470 नेगेटिव आएगा, 1,63,470 नेगेटिव आएगा एनपीवी। और ईएसी निकालने के लिए इस एनपीवी को डिवाइड बाय 3.433 करना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर आएगा 47,617। 47,617। वो कैसे आया आपका आंसर, चलो वो भी लिख देते हैं। एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफ, एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफ। सर यहां पर राउंड ऑफ डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि यहां पर आपको फैक्टर्स दे रखे थे, करेक्ट। तो ये आपका ईएसी आ चुका है, तो देखिए 47,617, यस, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यू का डिस्कशन कंप्लीट होता है दोस्तों। आइए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था, ये था, फर्म इज looking for an investment in either of the two project. Firm anticipated its cost of capital to be 10%. The pre-tax cash flow for the 5 years are as follows. यहाँ पर ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 ईयर का ऑब्वियसली आउटफ्लो है। फिर इग्नोर टैक्सेशन बोला, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। An amount of ₹35,000 will be spent on sales promotion in year 3 in project A. तो कैन वी से प्रोजेक्ट ए ये वाला है, जिसमें ईयर 3 में से मैं लेस करने वाला हूँ 35,000। इसका मतलब मुझे नेट अमाउंट कंसिडर करना होगा 90 माइनस 35, दैट इज 55,000 का, करेक्ट। उसके बाद इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेशन ऑफ प्री टैक्स कैश फ्लो, जो ऊपर के कैश फ्लो उसमें कंसिडर नहीं किया है, तो हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद बोला है ईयर 0, 1, 2, 3, 4 के फैक्टर्स दे रखे, 2 ही डेसिमल फैक्टर, आपको 2 ही डेसिमल यूज करने हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि एग्जाम में अगर ऐसे फैक्टर्स दिए तो आपको वही फैक्टर यूज करने पड़ते हैं जो एग्जाम में दिए, ओके। देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच प्रोजेक्ट ईच व्हाट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब पीआई एंड एनपीवी। 3 चीजें पूछी थी दोस्तों आपको। चलिए तीनों का आंसर निकाल लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आई एम श्योर कि जो लोग घबराए नहीं रहेंगे ना, वो लोगों ने इजीली सॉल्व किया रहेगा इसको। तो प्रोजेक्ट क्या बोला है, ए बी बोला है, क्या बोला है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट ए पहले सॉल्व कर लेते।
year cash flow discounting factor at 10%, DCF, क्यूमुलेटिव DCF, बिकॉज हमको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके कैश फ्लोज जो दिए वो कॉपी करने आपको। कैश फ्लोज यहाँ पर 35,000, 80,000। बी केयरफुल फॉर द थर्ड ईयर it will be 55,000, next year it will be 75। ये 55 कैसे आया ये दिखा देना बाद में। एंड द लास्ट ईयर इट विल बी 20,000। आपको सैल्वेज वैल्यू भी दे रखी है ना क्वेश्चन में? नहीं, सैल्वेज वैल्यू नहीं है। तो फिर ऐसे केस में यही मेरे फाइनल आंसर है। यहाँ पर स्टार मार्क करके मैं उसका कैलकुलेशन दिखा दूंगा। व्हाट इज द कैलकुलेशन? 90,000 minus 35,000, right? is equal to 55,000, right everybody? ये था आपका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक के साथ आंसर। इसको आप बस डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो जो क्वेश्चन में दे रखे 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62। लीजिए कैलकुलेशन। 35,000 इंटू 0.91, 31,850। तो यहां पर भी आएगा 31,850। देन 80,000 इंटू 0.83, यह आ जाएगा 66,400। और ऐड कर लीजिए पिछले फिगर के साथ तो क्यूमुलेटिव बन जाएगा 98,250। 55,000 इंटू 0.75, 41,250। ऐड कर लीजिए 98,250 के साथ तो ये आ जाएगा 1,39,500। करेक्ट एवरीबडी? उसके बाद 75,000 इंटू 0.68, ये आ गया 51,000। ऐड कीजिए 1,39,500 के साथ, ये आ जाएगा 1,90,500। लास्टली 20,000 इंटू 0.60, 12,800। ऐड कर लीजिए 1,90,500 के साथ, ये आ जाएगा 2,02,900। राइट एवरीवन? अब दोस्तों एक एक करके हमारे आंसर्स रेडी हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले NPV is equal to present value of cash inflow minus present value of cash outflow। सो इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ये रहा 2,02,900 और इसका कॉस्ट कितना दे रखा है? 2 लाख दे रखा है। तो ये आंसर आ जाएगा 2,900 का एनपीवी। करेक्ट? इन्होंने आपको पीआई भी पूछा है जिसका फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और ये सेम नंबर्स को हम माइनस के जगह डिवाइड करेंगे। अब आंसर 2,02,900 डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे तो दिस आंसर कम्स टू 1.0145 टाइम्स। याद रखिए पीआई हर वक्त टाइम्स में होता है। और लास्ट में पूछा है आपको डिस्काउंटेड पेबैक सीक्वेंस। ठीक है, आगे पीछे हुआ रहेगा जो पूछा है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल टू, आप ही बताइए कौन से ईयर के बीच आपका पैसा रिकवर हो रहा है? 2 लाख रुपीज रिकवर ये दो नंबर के बीच हो रहा है। इसका मतलब पेबैक पीरियड मेरा 4 और 5 के बीच है। 4th ईयर तक रिकवर हो चुका है ये अमाउंट, 5th ईयर में रिकवर हो रहा है ये वाला अमाउंट। तो आपको भी पता है हम क्या करते हैं, 4 इयर्स प्लस करते हैं। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड विल बी 4 इयर्स प्लस। आपने इन्वेस्ट किया था 2 लाख, आपका ऑलरेडी रिकवर हो चुका है 1,90,500 रुपीज।
तो एक्स्ट्रा अमाउंट येट टू बी रिकवर ये आ गया, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है 12,400, तो डिवाइड करना है 12,400 के साथ और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 2 लाख माइनस 1,90,500 डिवाइडेड बाय 12,400, जो भी आंसर आएगा +4 करेंगे तो 4.766 ईयर्स। याद रखिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो होता है वो ईयर्स में होता है, राइट। सच अ सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जैसे प्रोजेक्ट ए सॉल्व किया वैसे ही प्रोजेक्ट बी भी सॉल्व करेंगे। लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में सिवाय अमाउंट्स के। आ जाइए प्रोजेक्ट बी पर। इनके कैश फ्लोज अलग है तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी अलग रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इनके कैश फ्लोज क्या क्या है, आपको इस कैश फ्लो में 2,18,000 बोला है फर्स्ट ईयर में, मल्टीप्लाई कीजिए 2,18,000 को 0.91 के साथ 1,98,380 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव इज ऑल्सो 1,98,380, करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपको सीधा 10,000 बोला है, उसके बाद भी 10,000 बोला है, उसके बाद तो 4,000 बोला है और लास्ट में 3,000 बोला है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज आपको लेनी है और ये जो फैक्टर्स है इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 10,000 इंटू 0.83 8,300 ऐड कीजिए 1,98,380 के साथ, तो यहां पर ही आपका अमाउंट रिकवर हो गया 2 लाख का। तो इसका मतलब डिस्काउंटेड पे बैक तो ये 2 नंबर के बीच है, मतलब ही 2 लाख रिकवर इधर है, इसका मतलब डिस्काउंटेड पे बैक 1 ईयर एंड 2 ईयर के बीच आएगा। ओके, उसके बाद वापस 10,000 इंटू 0.75 इज 7,500, ऐड कर लीजिए 2,06,680 के साथ 2,14,180 आ जाएगा। 4,000 इंटू 0.68 सॉरी इज 2,720, ऐड कर लीजिए 2,14,180 के साथ 2,16,900, लास्ट में 3,000 इंटू 0.62 1860, ऐड कर लीजिए 2,16,900 के साथ 2,18,760, ये आ गया दोस्तों। अब आपको आपके फॉर्मूलेस पता है एनपीवी टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज 2,18,760, माइनस करेंगे आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख, तो 18,760 इज योर एनपीवी विदाउट कैलसी, राइट। ये आपका आंसर आ गया एनपीवी का। देन पीआई के लिए आप सेम चीज बोलोगे, बस आपको करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करना है और यहां पर आएगा 2,18,760 डिवाइडेड बाय 2 लाख, जिसका आंसर आएगा 1.0938 1.0938 टाइम्स एंड लास्ट में डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि आपका 2 लाख ये 2 नंबर के बीच है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी रिकवर हो चुका है ये अमाउंट, नेक्स्ट ईयर में ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। आपका पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड वाला 1 और 2 के बीच है, तो हम बोलेंगे 1 ईयर प्लस आपने इन्वेस्ट किए 2 लाख, आपको ऑलरेडी मिला है 1,98,380 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है 8,300, नेक्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है 8,300। कीजिए कैलकुलेशन दोस्तों, 2 लाख माइनस 198,380 डिवाइडेड बाय 8,300,
plus 1 is 1.1952 years. This is your discounted payback का आंसर. लास्टली फाइनली आपको क्या पूछा है, तीनों निकाल दिया आपने, कैलकुलेट बोला है, कोई कंक्लूजन नहीं पूछा है, ठीक है, तो देना मत, फ्री में सलामत देना. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आईआरआर. तो दोस्तों आईआरआर के लिए आपने सबसे पहले लिखना चाहिए था आईआरआर का फॉर्मूला. आईआरआर पहले तो आपने लिखना चाहिए आईआरआर का मीनिंग. आप बोलोगे आईआरआर इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाय अ प्रोजेक्ट, राइट. प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्ट है, जो एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड है उस प्रोजेक्ट से, उसको बोलते हैं आईआरआर कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दूसरी बात, आप आईआरआर का फॉर्मूला लिखोगे. आईआरआर का फॉर्मूला रहेगा आईआरआर इज इक्वल टू स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस डिवाइडेड बाय सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट. तो ये आपका आईआरआर का फॉर्मूला लिख दोगे आप. तीसरी बात आप बोलोगे आईआरआर एट आईआरआर एनपीवी इज 0. आप बोलोगे एट आईआरआर एनपीवी इज ऑलवेज 0 एंड पीआई इज ऑलवेज 1. और एक बात बोल सकते थे आप, इतना बस हो गया 2 मार्क के लिए, बट और बोल सकते थे आप आईआरआर वी कंपेयर दैट आईआरआर विद द कट ऑफ रेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. If IRR is greater than cutoff rate, accept the project. If IRR is less than cutoff rate, means cost of capital, reject the project. इतना सिंपल सा दोस्तों थ्योरी पूछा था IRR का, उसमें भी काफी लोगों ने थ्योरी छोड़ दी. काफी एक्सीलेंट पॉइंट्स मिले मुझे इस क्वेश्चन जो सॉल्व किया इसमें. कुछ लोगों को यही नहीं समझा कि प्रोजेक्ट ए में इस मेंटेनेंस के साथ कैसे डील करना है. दोस्तों आपने मेंटेनेंस का कैश आउटफ्लो अलग से दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लेते हो तो एटलीस्ट बराबर लेना चाहिए था, उसमें कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी. राइट, एनपीवी करेक्ट आया बट डिस्काउंटेड पेबैक गलत आया कुछ लोगों का, बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक. तो प्लीज बी केयरफुल गाइज, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स अफोर्डेबल नहीं है एग्जाम में. ओके, एंड आई एम वेरी श्योर कि यू एंजॉयड द एमसीक्यू डिस्कशन ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगले टेस्ट में. एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, नाराज मत होना अगर आपके मार्क्स कम आते हैं. तो याद रखिए, मैं जब तक साथ हूँ तब तक ही हमको ऐसे ऑब्स्टेकल्स दूर करने हैं, ठीक है. बाकी तो क्या, बहुत अच्छे अच्छे इजी टेस्ट देकर आपको स्कोर्स अगर बहुत हाई आते रहेंगे, कोई फायदा नहीं उसका. राइट, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले टेस्ट.